पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब लाहौर में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अंदरूने मुल्क के अंदर भी वो तमाम रिकॉर्ड, बैंकिंग रिकॉर्ड, गोशवारे तमाम तर जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जमा करवाए हुए हैं। लेकिन एक बार बार जो है वो एक मीडिया ट्रायल की शक्ल में कुछ चीज़ें सामने आती थी, जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि कहते थे जी ये फ़ॉरेन फंडिंग केस है, फ़ॉरेन फंडिंग केस है। तो मैं ये पढ़े लिखे जाहिलों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कानून को और आइन को भी पढ़ लिया करें। पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग के तहत पाकिस्तान की तारीख़ में एक ही जमात के ऊपर पाबंदी लगी थी, वो थी नेशनल पार्टी। और फ़ॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि आप किसी गैर मुल्क से या किसी गैर मुल्की ऐसी एंटिटी से पैसा लेते हैं जिससे पैसा लेकर आप मुल्क के ख़िलाफ़ काम करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये केस 2008 से 2013 के दरमियान है, इस दौरान ना तो हमने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, ना हम इक़्तिदार में थे, और ना ही हमारे पास जो है वो मरकज़ में हुकूमत थी, ना ही उस दौरान जो है वो हमारी किसी सूबे के अंदर हुकूमत मौजूद थी। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा पाकिस्तान की लिए बाइस फ़ख्र बने हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान था, चाहे वो वेलफेयर का मैदान था, और चाहे वो सियासत का मैदान हो, कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया है। और बतौर वज़ीर आज़म भी एक आलमी लीडर के तौर के ऊपर उभर के सामने आए, जहां आपने देखा कि इस्लामोफोबिया का एक जानदार क़ियादत फराहम की इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को इमरान खान साहब ने। और इसी तरीके से नामूस रसालत के हवाले से पूरी उम्मत मुसलमान की एक किस्म की तर्जमानी उन्होंने की। आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में उनका जो बयान था, और उसी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में 15 मार्च इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन डिक्लेयर किया गया। तो लिहाजा फ़ॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, ना ही हमारी को फ़ॉरेन फंडिंग है, और ना ही ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार है कि वो फ़ॉरेन फंडिंग का केस सुन सके। और इलेक्शन कमीशन ख़ुद इनकी उम्मीदों पे पानी फेर चुका हुआ है ये बात कह के कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है, जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 6 के तहत ये जांच पड़ताल जो है वो स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन ने की है। और फ़ॉरेन फंडिंग का तरीक़ाकार ये है कि वफाकी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेफरेंस बनाती है, जो 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये जमात फ़ॉरेन फंडेड है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो उसका फोरम ही नहीं है। आइन का आर्टिकल 17(3) पढ़ लें, बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। मैंने कहा मैं थोड़ी आज ट्यूशन भी दे दूँ उन लोगों को जो कहते हैं जी हम 30 साल से 40 साल से सियासत करते हैं, लेकिन झूठों की मशीन है। यानी एक होता है कि आप ज़ुबान से झूठ बोलते हैं, ये मैकेनिकल झूठ बोलते हैं, यानी इनकी ज़ुबान आटो के ऊपर है, झूठ बोली जाते हैं, ज़ुबान इनकी जो है वो थकती ही नहीं है। वो भाई कोई सर पाँव तो लाओ, कोई एविडेंस तो लाओ, कोई उसका बैकग्राउंड तो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास है नहीं है। और बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि आज जो लोग, शायद खाकान अब्बासी मुझे नज़र आ रहे थे, अब्दुल गफूर हैदरी नज़र आ रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग नज़र आ रहे थे, क्या ये अच्छा होता जिनसे भी इनकी इलेक्शन कमीशन में मुलाकात हुई, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुई है या इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से हुई है, जिन भी ज़िम्मेदारान से इनकी मीटिंग हुई है, वो आज इनसे ये तो सवाल पूछते कि ये 4 साल से जो पीपल्स पार्टी ने अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया अभी तक, नून लीग ने अपना रिकॉर्ड अभी तक जमा नहीं करवाया, इनके केसेस की भी जो है वो स्क्रूटनी हो रही है, और पीटीआई की तो स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो जाती है, और इलेक्शन कमीशन केस भी सुन लेता है, फैसला भी महफूज कर लेता है, और जितना चोरों का टोला है वो कहता है जी केस का फैसला सुनाओ। तो आप अपने लिए जो है वो अनोखे लाडलें कि आपको खेलने के लिए चांद चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों से लाडलों जैसा सलूक तो ना करे। कानून तो सबके लिए बराबर है। हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला इलेक्शन कमीशन भी पढ़ ले, और ये पीडीएम की जमातें भी पढ़ लें, जिसमें उन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करना, यानी बगैर किसी झकाओ के कानूनी तौर पर तवाज़ुन कायम करना है, और तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है, शफाफियत के साथ, इंसाफ के साथ,
फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली अल्फाज लिखे हुए हैं उसके अंदर, और कानून के मुताबिक इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये उसके मुताबिक क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी के मुताबिक काम कर रहा है? मैं आज ये बात कह सकता हूं कि नहीं कर रहा। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस जो है उनको पीछे डाला हुआ है। अभी तक 2 महीने से स्क्रूटनी कमेटी अपनी स्क्रूटनी की हेयरिंग मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने पीपल्स पार्टी नून लीग की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन जमातों के जो रहनुमा, जो अकबर एस बाबर को पहले पीछे से बैकिंग करके इजी लोड देते थे, आज फ्रंट के ऊपर खुल के भी सामने आ गए हैं। तो ये आज तफसीलात दे देते उसकी अपनी। 36 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का जराए नहीं मिल रहे फंडिंग के, 64 करोड़ रुपए के नून लीग के नहीं मिल रहे। 12 अकाउंट स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन के सामने आई, स्क्रूटनी कमेटी ने हमें वो खुद रिपोर्ट दिखाई है। उसमें 12 अकाउंट्स ऐसे हैं जो नून लीग ने छुपाए हुए हैं। 12 अकाउंट्स नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से छुपाए हुए हैं। ये जरा सुन लें, नोट कर लें। जो स्टेट बैंक का डाटा रिकॉर्ड आया, जो हमारे सामने रखा गया, हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को एक्सेस दी गई। हमने उसकी पुरुजल की। उसमें मालूम पड़ा 12 अकाउंट्स मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के सालाना गोशवारों से छुपाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह 11 अकाउंट्स छुपाए हुए हैं। 36 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब नहीं मिल रहा कि ये पैसे देने वाले लोग कौन से हैं। उनके नाम नहीं पता, उनके जराए नहीं पता। हो सकता है कि कोई पैसा स्विस बैंकों से आया हो सकता है कि ये भी नून लीग के अकाउंट्स में भी कोई कतरी खाता आ गया हो, कोई कतरी पैसे आ गए हों, क्योंकि इनकी तारीख है। बेनज़ीर शहीद अपनी किताब में ये बता चुकी हैं कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, बेनज़ीर की हुकूमत गिराने की कोशिश की थी। ये फजलुर रहमान के भी नुमाइंदे आज मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ये जसारत करता, ये सवाल पूछता कि ये JUI के पार्टी अकाउंट्स का तो बिल्कुल खून खाता है, कोई अकाउंट है ही नहीं है कि आपके अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं, ये पार्टी इलेक्शन कैंपेन कहाँ से करती है, ये कहाँ से आपके मदारिस जो हैं वो चल रहे हैं, ये कहाँ से आपकी सियासी फंडिंग कैंपेनें चल रही हैं। ये इतनी बड़ी ज़बान तो आपकी चलती है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, हिसाब आपके पास मौजूद नहीं है। आज भी पेशावर के अंदर जो JUI का मरकज़ है उसकी तख्ती जो है बड़ी सी, उस पर लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं कहा, ये इनकी अपनी जमात के हाफिज हुसैन अहमद साहब, मुख्तलिफ मीडिया है, कॉल करके पूछ लें, टीवीज़ के ऊपर आके बता चुके हैं कि वहाँ पर लीबिया ने फ़ंड किया था। एक हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है, लीबिया ने इनको फ़ंड किया था और तख्ती लगी हुई है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग तो ये है जो ये लेते रहे हैं, और फ़ॉरेन फंडिंग लेके मुल्क के अंदर क्या फसाद कराते रहे, क्या इंतशार कराते रहे हैं। ये कहाँ से इमरान खान जो मुंतखब वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ लॉन्ग मार्चेस करता रहा, ये फजलुर रहमान इसके पास पैसा कहाँ से आता रहा है, ये इलेक्शन कमीशन पूछे इनसे। और आप कहते हैं जी PTI केस का फैसला सुनाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग का भी JUI के केसेस का भी फैसला एक साथ सुनाएं। यही कानून का तकाजा है, यही कानून कहता है। कल से एक इन्होंने नई कहानी शुरू की है जी, अबराज आरिफ नकवी। 2012-13 में आरिफ नकवी के ऊपर बैरून मुल्क किसी किस्म की ना कोई तहकीकात चल रही थी, ना कोई उनके खिलाफ कोई रेफरेंस था। आरिफ नकवी जो है वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिस तरह बाकी पाकिस्तानी है। वेंचर कैपिटल का उनका काम था, इक्विटी का एक कामयाब बिजनेसमैन बैरून मुल्क जाकर बने। आज फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक इन्होंने स्टोरी करवाई है, उसके अंदर उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 20 मिलियन पाउंड आरिफ नकवी ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को के इलेक्ट्रिक कंपनी के अपनी सेटलमेंट करने के लिए जो वो शेयर्स ट्रांसफ़र करके जाना चाहता था किसी और कंपनी के नाम जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट आगे सेल कर रहा था। वो 20 मिलियन पाउंड जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को रिश्वत के तौर पे दिए हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स की व्हाट्सएप सहाफ़ी बड़ी रिपोर्टें जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। वो पैसा जो वुल्टन क्रिकेट क्लब से आया है वो तो PTI के UBL के बैंक अकाउंट में आया है, वो डिक्लेयर्ड है। पैसा बैंकिंग चैनल से आया, डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में मौजूद है। उसमें कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं थी। वो बैरून मुल्क क्रिकेट मैच हुआ इंग्लैंड के अंदर, एक दुबई के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजर हुआ,
वो पैसा आरिफ नकवी ने वहाँ पाकिस्तानियों से इकट्ठा करके अपने वोल्टन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में पीटीआई के यूबीएल के बैंक अकाउंट में आया और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन में भी, और वो पैसा भी डिक्लेयर्ड है, और कहाँ खर्च हुआ उसका ऑडिट का एक एक हिसाब मौजूद है। लेकिन ये जो 20 मिलियन पाउंड की रिश्वत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मिली है, जो आज फाइनेंशियल टाइम्स में आया, ये व्हाट्सएप सहाफ़ी जो नून लीग के व्हाट्सएप के ऊपर ट्वीटें कर रहे हैं, ये ज़रा ये भी जसारत करें कि पूछें इनसे कि ये 20 मिलियन पाउंड के इलेक्ट्रिक के आरिफ नकवी से कहाँ से लिया था। 2017 में उसी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में आज लिखा हुआ है कि डेवोस के अंदर जो है वो डेवस में स्विट्ज़रलैंड के अंदर वहाँ पर एक डिनर भी होस्ट किया गया नवाज शरीफ के एजाज़ में अबराज आरिफ नकवी की जानिब से, जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर भी कोई जवाब दे दें। और इतने यानी झूठ बोलते हैं कि शायद खाकान अब्बासी ये कह रहा था कि यूएसए में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। भाई अगर आपने कानून नहीं पढ़ा फारा का, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये तमाम चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन को बता चुके हैं, अपना केस पेश कर चुके हैं, लेकिन जब ये मीडिया ट्रायल करते हैं तो फिर चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि यूएसए के अंदर हमारी जो कानून है 9/11 के बाद, अगर आपने आकर यूएसए में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल लॉबी करनी है, कोई पॉलिटिकल कन्विंसिंग करनी है, या अपने डायस्पोरा को जो आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं उनको आपने मोबिलाइज करना है, एंगेज करना है, फंड रेजिंग करनी है, पॉलिटिकल लॉबी करनी है, तो आपको अपने आप को फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, फारा के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। पीटीआई वहाँ पर एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, और हर 6 महीने बाद जो भी एक्टिविटी होती है वो अमेरिका के कवानीन इतने सख्त हैं कि वो आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ती है। तो आज तक अमेरिका के अंदर तो हमारी फंड रेजिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई ना तहकीकात हुई है। जब हम अपना रिकॉर्ड जमा करवाते हैं वहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं। वहाँ ये नहीं हो सकता कि मुल्क का वज़ीर आज़म बने और वो बनते साथ डीजी FIA का पहले डायरेक्टर FIA रिजवान का पहले तबादला करे, फिर दबाव इतना डाले कि वो दबाव ना बर्दाश्त करे और वो दुनिया से चला जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए। ये नहीं हो सकता कि मकसूद चपड़ासी जो को अक्यूज़्ड हो वो दुबई में पहले खुद भगाया हो और बाद में उसको वहाँ पर मरवा दिया जाए। ये वहाँ नहीं होता, वहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं, वहाँ सज़ाएँ होती हैं। लिहाजा अगर वहाँ की कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पीटीआई अमेरिका में फुलफ़िल करती हुई आई है अभी तक, वहाँ हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई ना इंक्वायरी है, ना कभी को तहकीकात हुई। तमाम रिकॉर्ड फारा में हम जमा करवाते हैं। वहाँ की जो तहकीकाती एजेंसीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मेकनिज़म्स हैं। वहाँ पर 9/11 की दहशतगर्दी के वाक़े के बाद उन्होंने अपने कवानीन बड़े सख्त किए हैं, तो वहाँ पर कोई एतराज़ नहीं। और वहाँ से जो आने वाला पैसा है वो बैंकिंग चैनल से आया है, लेजिटिमेट पैसा है। वहाँ से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद हैं, और आरिफ नकवी ने भी अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है ये वोल्टन क्रिकेट क्लब से कि उसने ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से जमा किया है और लेजिटिमेट ज़राए से जमा किया है। तो उसके ऊपर इनका एतराज़ नहीं बनता। लेकिन जो मैं आज चैलेंज इनको करने जा रहा हूँ, ये ज़रा जुर्रत करे ये नलाइक आज़म शहबाज शरीफ, ये जुर्रत करे आसिफ अली जरदारी, मिस्टर 10% और ये पर्ची चेयरमैन बिलावल और ये मरियम जो ट्वीट्स बड़ी करती हैं, बयानात बड़े देते हैं, आएँ और आप रिकॉर्ड रखें। आप मीडिया के सामने भी मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, और ऐसा करें कि आप अपनी मर्ज़ी के 3 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ले आएँ और 3 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऑडिटर्स हम ले आते हैं। आपके पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर लें और हमारे आपके कर लेते हैं, या आप कोई भी इंडिपेंडेंट किसी थर्ड पार्टी को ले आए सामने जिसके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो। दुनिया की टॉप ऑडिटर कंपनीज ले आए, वो पीटीआई के अकाउंट्स को भी जांच पड़ताल कर ले, आपके अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर ले। अब मैंने भागने नहीं देना इस चैलेंज से आपको, और मैं मीडिया को भी कहूँगा कि ये बार बार ये आए रोज़ का खेल जो है वो बंद होना चाहिए। अब आप इनसे ये सवाल पूछें कि ये चैलेंज जो है ये इनको कबूल है या नहीं कबूल। टॉप रेटेड ऑडिटेड फर्म होगी इंडिपेंडेंट, वो पीटीआई के अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करे, इनके अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा कि शुजात अजीम जो हैं वो 5 करोड़ रुपया नून लीग के अकाउंट में डालते हैं, और साथ ही जो है वो उनको मशीर हवाबाजी बना दिया जाता है। और पता चलता है जी 10 करोड़ तो मियाँ साहब नूं फलाना बंदा हाथ च फड़ा के चला गया सी।
यानी कि इनके जो अकाउंटेंट हैं वो स्क्रूटनी कमेटी को कहते हैं कि 10 करोड़ तो मियाँ साहब को फलाना बंदा हाथ में पकड़ा के चला गया था, ये 5 करोड़ जिस बंदे ने दिया ये तो अब दुनिया में नहीं रहा, ये अल्लाह को प्यारा हो गया, पता नहीं को फरिश्ते आगे 5 करोड़ डाल गए थे इनके अकाउंट में, 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़, ये मोटी मोटी रकमें आई। अभी मैं उन रकमों का नहीं बता रहा, 20 लाख 30 लाख 50 लाख, ये वो रकमें हैं जो इन्होंने खुद लिख के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हुई हैं, लेकिन उनके नाम नहीं बताए कि ये पैसे जमा करवाने वाले हजरात कौन हैं। ये कोई खलाई मखलूक थी, ये कोई उसामा बिन लादेन था, ये कोई बैरूनी मुल्क था, कहाँ से ये पैसे आते रहे, कहाँ से ये 75 करोड़ रुपया मीडिया के ऊपर खर्च किया हुआ है। नून लीग ने अपना एक्सपेंस शो किया हुआ है अखराजात में, और आपके नाम पे वारदात डाली हुई है। पता नहीं आपको 75 करोड़ रुपया कंपेन का कभी मिला नहीं मिला ये भी नहीं पता, यानी आप तफसील शो करते हैं। जब आप अपने अखराजात दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं, आप ये नहीं लिख देते कि ये 75 करोड़ मीडिया को दे दिया, आप उसमें तफसील बताते हैं कि ये किस एडवर्टीजमेंट कंपनी के तहत कैंपेन चली है, या डायरेक्ट किसी चैनल को आपने दिया है, किस चैनल को दिया है, क्या एक ही चैनल को दिया, बाकियों को दिया, कहाँ दिया, उसकी तफसील मौजूद नहीं है। इनके अपने अकाउंट्स इनके ऑडिटर्स ने क्वालिफाई किए हुए हैं, यानी पैरास बने हुए हैं इनके जो अपने इंटरनल ऑडिटर्स थे जिनसे ये ऑडिट करवाते थे। पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स भी क्वालिफाइड हैं, नून लीग के भी क्वालिफाइड हैं, और ये सारे स्क्रूटनी कमेटी से दुम दबा के भागे हुए हैं। अब मैं ये इलेक्शन कमीशन को भी ये कहना चाहता हूँ, एक आईनी इदारा है, आपका काम है तवाज़ुन को कायम करना, कानून और आइन के मुताबिक आपने काम करना है। ये नहीं हो सकता कि आप इनके साथ लाड करते रहें, प्यार करते रहें, और ये आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करें, आपसे मुलाकातें भी करें। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट अनाउंस करें कि स्क्रूटनी कमेटी की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की रिपोर्ट कब पेश होगी। आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट अब पेश होनी चाहिए। हेयरिंग कंक्लूड हुए 2 महीने हो चुके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी नून लीग के केस की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट को ओपन कोर्ट के अंदर जिस तरह पीटीआई की हेयरिंग की, इनकी भी करें, करके फैसला महफूज करें। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके केसेस जो चल रहे हैं पिछले 4 साल से स्क्रूटनी कमेटी में, स्क्रूटनी कमेटियां कहते हैं जी 8 साल से पीटीआई का केस चल रहा था, 8 साल में 1.5 साल तो आपका हनीफ बासी सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया था केस, 1.5 साल तो इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग ही नहीं हुई। और उसके बाद जब आपने स्क्रूटनी कमेटियां बनी तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्क्रूटनी कमेटियां बनी। 2018 मार्च में पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी, ठीक 20 रोज बाद, गालिबन को 15 मार्च थी या 10 मार्च थी, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी थी। और अप्रैल 2018 में 1 महीने बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटियां बनी थी। लेकिन पीटीआई के इजलास भी ज्यादा हुए और इंक्वायरी भी सबसे ज्यादा हमसे की गई, पूछगुछ भी की गई, हमने ताउन भी किया। स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की रिपोर्ट भी पहले मुरतब कर लेती है, और ये कोई अलग अलग स्क्रूटनी कमेटियां नहीं थी, उसके मेंबरान वही थे, कंपोजिशन वही थी। डीजी लॉ जो है वो आज तक उन कमेटियों को हेड करते रहे, बाकी मेंबरान ट्रांसफर, पोस्टिंग या रिटायरमेंट की वजह से चेंज होते रहे हैं, लेकिन डीजी लॉ आज भी वहां पे मौजूद है। जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग को सुन रहे थे, तो अब आप ये नहीं हो सकता कि ये सियासी जमातें आपको आके दबाव डालें और आपको कहें कि जनाब फैसले दें, फैसले इनकी मर्जी के दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब फैसला होगा पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी का एक साथ होगा, और आपको जो है वो कानून का तवाज़ुन जो है उसका पल्ला सबके लिए बराबर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपका झुकाव एक तरफ हो। 8 फैसले उससे पहले हम दे चुके हैं, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हम देख चुके हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट से सेटिसाइड हुआ, पोलिंग एजेंटों वाला सेटिसाइड हुआ, ईवीएम की मुखालफत आपने की, ओवरसीज वोटिंग की मुखालफत आपने की। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, सेनेट के इलेक्शन में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट थे हवाले से आपने कहा मुमकिन नहीं है, वो आपने खिलाफ किया। अली मीन गंडापुर की कंपेन के नाम के ऊपर उसके भाई फैसल अमीन गंडापुर को नाअहल कर देते हैं, इलेक्शन से 2 दिन पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके बहाल होता है। ये फैसले बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जिन फैसलों की बुनियाद के ऊपर हम तनकीद जब करते हैं तो दलील के साथ तनकीद करते हैं। तो लिहाजा ये अब बड़ा अहम मामला है कि एक तवाज़ुन कायम करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जो सियासी जमातें हैं जिसके अंदर PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI के केसेस का फैसला एक साथ करे। स्क्रूटनी कमेटी एक साथ बनी थी तो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्टें आई हैं उसके ऊपर फैसला भी एक साथ करें। और फिर से मैं जो PDM के नादान दोस्त हैं,
मैं उनको ये मशवरा भी दे रहा हूँ कि आपने जो गड्ढा खोदा था पीटीआई के लिए, उस गड्ढे में आप खुद गिरे हुए हैं। आपका इजी लोड अकबर एस बाबर तो रफू चक्कर हो गया इजी लोड लेके, लेकिन आप लोग अब उस गड्ढे में फंसे हुए हैं। आपको भी अपने अकाउंट्स का जो है वो हिसाब देना है। और फिर मैं अपना चैलेंज दोहरा रहा हूँ, वो चैलेंज बड़ा वाज़ेह है कि इंडिपेंडेंट टॉप रेटेड ऑडिटर्स मीडिया की मौजूदगी में पीटीआई के अकाउंट्स भी आएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं लेकर आऊँगा। आप पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और जितनी ये पीडीएम की जमातें हैं, ये मेरा चैलेंज है इन लोगों को कि ये अपने अकाउंट्स लेकर आएँ। पता चलेगा कि किन लोगों से ये गन पॉइंटों के ऊपर धमकियां लगाकर, ब्लैकमेल करके मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अपने अकाउंट्स में डालते रहे हैं, किस तरीके से जो है वो बड़े बड़े बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुपों के इंटरेस्ट पूरे करने के चक्कर में पैसे लेते रहे हैं, और कहां कहां से उसामा बिन लादेन जैसी लोगों से इनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे आते रहे हैं। जी ये बताइएगा कि पनामा का जिस टाइम पे केस खुला, 400 से ज्यादा लोगों के उसके अंदर नाम थे। उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट भी रही, एक नाम नवाज शरीफ के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा रौला डालते रहे, लेकिन उसमें जर्नैल भी थे, उसमें जजेस भी थे, उसमें कारोबारी हजरात भी थे। आपने अपने दौरे हुकूमत के दौरान उन अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की? किस शख्स को जो है वो पॉइंट आउट किया कि इसका भी केस है, इसके अंदर पनामा के अंदर इसका भी रिकॉर्ड है, इसका भी केस बनाया जाए? उसके हवाले से आपकी कारकर्दगी देखें बुनियादी तौर के ऊपर आज की तो जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है फंडिंग केस के हवाले से, और मैं उसी के ऊपर ही रहना चाहता हूँ, इधर उधर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म जो है वो टॉप मोस्ट जो है वो पोस्ट होती है। उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था, उनके बच्चों के नाम के ऊपर 4 फ्लैट्स निकले थे, और वो बच्चे उनके डिपेंडेंट्स से, जिसकी तहकीकात हुई, बाद में सज़ाएँ भी हुई और इकामे भी रखे हुए थे और तनख्वाहें भी छपाई हुई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो नाहली भी हुई, बाद में सज़ाएँ भी हुई। वो फैक्ट्स और हक़ाइक़ अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। जी आपने अपनी बात का आगे इस बात पे किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इन फंडिंग के हवाले से बात कर सके, और एंड आपने ये किया है कि इनकी जो स्क्रूटनी है, इनके CMNN और दूसरी पार्टियों की स्क्रूटनी रिपोर्ट भी जारी की जाए। तो बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास अगर आपके अकाउंट्स को स्क्रूटनी करने का इख्तियार नहीं था, तो फिर उनके भी देखें बात यह है, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि सारी रात हम जो है वो हीर रांझा सुनते रहे हैं, और सुबह उठ के हम पूछते हैं कि हीर जो है वो रांझा था या मजनू था। मैं आपका जवाब दे लूँ, आपका सवाल आ गया। देखें, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं फिर दोस्तों के लिए बता देता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जो फॉरेन फंडिंग है वो एक अलग मामला है, और प्रोहिबिटेड फंडिंग जिसको हम ममनुआ फंडिंग कहते हैं, ममनुआ फंडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन के दायरा कार के अंदर आती है। उसकी सज़ा इतनी है सिर्फ कि अगर कोई रकम ममनुआ ज़राए से आपकी पार्टी के अकाउंट्स में आए, अब सुन लें ज़रा सारे, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 शिक नंबर 6, इसको नोट कर लें और इसको गूगल करके आपने पढ़ना भी है कि अगर किसी ममनुआ ज़राए से, ममनुआ ज़राए ये है कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल से, उस वक्त का जो है वो जिक्र है, या आप जो है वो किसी फॉरेन नेशनल से पैसा लेते हैं और उसकी पूरी उन्होंने तकसीम लिखी हुई है, या आप किसी फार्म से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क पैसा ले लेते हैं, तो वो आपकी ममनुआ फंडिंग है। और ममनुआ फंडिंग की सज़ा इतनी है कि वो उतनी रकम अगर जितनी ममनुआ हो वो भाग के सरकार जब्त हो जाती है। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग का जो दायरा कार है वो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेफरेंस बनाती है, 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजती है, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करता है। वो आइन का आर्टिकल 17(3) है, वो उसके अंदर उसका तरीक़ाकार मौजूद है। तो जब मैं ये डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको आपस में, तो उसका मकसद ये होता है, क्योंकि बार बार मीडिया पे भी ये इस्तलाह चलती रही कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस है, फ़ॉरेन फंडिंग केस है। बाद में इलेक्शन, जब हमारे वकला ने इस पर एतराज़ उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने इस केस के टाइटल को भी चेंज किया। उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग नहीं, इसको ममनुआ फंडिंग केस किया, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये बात की कि ये ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस का मतलब प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, और उसके तहत ये मामला जो है वो चल रहा है। और प्रोहिबिटेड, ये तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने हर साल किसी भी जमात की जो गोशवारे आते हैं उनकी जांच पड़ताल करके फिर उनको सर्टिफिकेट जारी करे, क्योंकि
जब इलेक्शन आते हैं तो इन जमातों ने इंतखाबी निशान लेना होता है, ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। हर वो सियासी जमात जिसने अपना इंतखाबी सिंबल लेना है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उसने अपने सालाना खाते जो हैं, अपनी आमदन, अखराजात, अपने असासे और अपने वाजबात की जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का एक जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उसके तहत इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर इंडिविजुअल जिसकी कोई तनख्वाह आती है तो वह FBR में अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाता है, यहाँ आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी गोशवारे जो है वो जमा करवाते हैं। सर ये बताइएगा कि पंजाब लेने के बाद आपने वफाक लेना था, लेकिन कल आपके 11 जो है इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, तो आपको नहीं लगता इस्तीफे देने में जो आपका फैसला था वो गलत था? नहीं, देखिए फैसला हमारा गलत नहीं, वो फैसला हमारा दुरुस्त साबित हुआ है। और ये अभी तो उन्होंने 11 इस्तीफ़े जो है वो कबूल किए हैं, ऐसे हज़ारों इस्तीफ़े भी देने पड़े तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत लाने के लिए, और ये बड़ा मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूँ कि इन असम्बलियों को इन्होंने गदला किया है। जहाँ इन्होंने मंडियाँ लगाई, जहाँ इन्होंने ज़मीर फरोशी की, और जिस असम्बली में राजा रियाज जैसा अपोजिशन लीडर बैठा हो जिसने हाथ बांध के सर झुका के जो है वो शहबाज शरीफ से अगले इलेक्शन का टिकट लेना है, उस असम्बली की वक़्त क्या रह जाती है। तो मैंने तो पहले भी कहा है कि मुझे 100 बार ऐसी सीट जो है वो कुर्बान करनी पड़े तो कोई मसला नहीं, हम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम की, मेरे हलके के लोगों की, जो हमारे 11 लोग हैं उनको लोगों ने मैंडेट दिया था, ये इमरान खान की अमानत थी, और जो फ़ैसला पार्टी ने किया, जो आवाम का फ़ैसला था, उसके तहत हमने रिज़ाइन दिए। अगर इन्होंने कबूल किए हैं तो हम तो 130 इस्तीफ़े दे चुके थे, कासिम सूरी उनको कबूल कर चुका है, करके उसने इलेक्शन कमीशन को भेजे। अब यहाँ भी एक गठजोड़ कायम है कि वो इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़े कबूल नहीं किए और यहाँ पर ये इस्तीफ़ों के ऊपर खुद सांप बन के बैठ गए। अब कभी 11 इस्तीफ़े बैक डेट पे कहते हैं 11 अप्रैल को, यानी कि आज कल रात 28 जुलाई थी और 11 अप्रैल को जो है वो ये इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन से आइंस्टाइन इनके पास बैठे हुए हैं जो इनको ये मशवरे देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।